बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछी जाती हैं और इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को तो बड़े अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से अगर पेपर में एग्जाम्पल्स आ जाएं तो फिर उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो याद रखिए, आपने न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि दोनों में से अगर कोई भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसको ईजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसमें वो लिखता है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेडियंस पर सेकंड। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है। इसके बाद पूछता है डिटरमिन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो भाई आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पहले गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं और उसने हमें सिर्फ एक वैल्यू दी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख रखा है। आप जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल ओमेगा होता है, तो लिहाजा हम इसे ओमेगा से शो करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 रेडियंस पर सेकंड। 2 फाइंड की हेडिंग देंगे और दो चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं एफ के साथ शो करते हैं, यहाँ पे इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। टाइम पीरियड का सिंबल टी और इसके सामने भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है, बहुत ही सिंपल और आसान है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, लिखते हैं वी नो दैट लिख लें, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज, या ऐसे भी लिख सकते हैं द फार्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से शो करते हैं, ये इक्वल होती है 2 पाई एफ के। अब स्टूडेंट्स, हमने तो एफ फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एफ है उसको सेपरेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये 2 पाई इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ के साथ, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा ओवर 2 पाई बना। मैंने तरतीब से लिख लिया, ओमेगा ओवर 2 पाई उधर आना था और फ्रीक्वेंसी एफ इधर आनी थी, क्योंकि इसने उधर जाकर डिवाइड होना था, तो मैंने तरतीब भी लिख ली। और स्टूडेंट्स, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ना हम सोल्यूशन के बाद आप छोटी सी हेडिंग देंगे फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो लिहाजा हम जब फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी की हेडिंग दे देंगे, और जब हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो तब हम टाइम पीरियड की हेडिंग देंगे। इससे पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है हेडिंग्स दे के। तो सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आपने ये वाला काम स्टार्ट करना है। अब हमने चूंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी यानी एफ इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा तो हमारे पास 2 है, तो जस्ट आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 2 ओवर 2 पाई। ओवर हमारे पास 2 पाई है, तो यहाँ पे आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, ये कट गया, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर पाई आया। और अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब स्टूडेंट्स, हमें 1 डिवाइडेड बाय 3.14 करना है, तो मैं आपके सामने इसको डिवाइड करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये आता है 0.318। तो f इज इक्वल टू 0.318, और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है या पर सेकंड भी होता है। तो ये पहली चीज़ जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसने हमसे टाइम पीरियड भी पूछा है। तो टाइम पीरियड की हेडिंग दे देते हैं, क्योंकि हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो दोनों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है,
आप जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो इसीलिए हम उल्ट को रेसिप्रोकल का नाम देते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू या इज कॉल्ड टाइम पीरियड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होगा 1/f। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/f है, तो अब आप यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दें। f जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे इस तरह करते हैं कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ f, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ f। तो इसमें ना आगे दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी जो तरीका है वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ दोनों ही। एक तरीका तो ये है t इज इक्वल टू 1/, आप f की जगह पे ये पुट कर दें, f किसके इक्वल है 1/पाई। तो 1/ ये वैसे आ गया, f की जगह पे 1/पाई पुट करें। अब ये जो पाई है ना, ये बटे का बटा है, तो बटे का बटा जो है आप जानते हैं ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये पाई आएगा। और आप जानते हैं पाई क्या होता है, 3.14 होता है, और इसके साथ आप सेकंड लगा सकते हैं। या फिर आप इस तरह करें कि t इज इक्वल टू 1/f की जगह पे 0.318 पुट करें और 1/314 करेंगे तो वो भी 3.14 सेकंड ही आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसमें वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम वेयर द वैल्यू ऑफ g इज टेकन टू बी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमने सेकंड पेंडुलम की लेंथ को फाइंड करना है जबकि हमें वैल्यू ऑफ g दी गई है। तो आइए स्टूडेंट्स गिवन डाटा लिखते हैं, और गिवन डाटा में हम दो चीज़ें मेंशन करेंगे, टाइम पीरियड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आप देख रहे हैं कि टाइम की तो वैल्यू नहीं दी गई, तो हम कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स उसने यहाँ पे नाम लिया है सेकंड पेंडुलम, और आप जानते हैं सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो वो सेकंड पेंडुलम कहलाता है। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे टाइम पीरियड 2 सेकंड ही पुट होगा, क्योंकि सेकंड पेंडुलम की बात हो रही है। तो टाइम पीरियड को हम t के साथ शो करेंगे और इसकी वैल्यू 2 सेकंड, और वैल्यू ऑफ g, और g को क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 होती है, और अगर आपको ये ना भी दी जाए तो आपको वैसे भी पता है कि 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू अर्थ पे है। अब टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। तो आप अकेला लेंथ लिख लें या लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम लिख लें, एल के साथ ही शो करेंगे लेंथ को, और इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, तो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना पड़ेगा, वहां से लेंथ को सेपरेट करके उसमें वैल्यूज पुट करके हम लेंथ को फाइंड करेंगे। तो देखिएगा टाइम पीरियड का फार्मूला आप जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/g, ये फार्मूला होता है। अब हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि पहले लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो उसको हमने अलहदा करना है। अब चूंकि लेंथ इस अंडर रूट के अंदर कैद है, तो पहले हमें इसको अंडर रूट से आज़ाद करवाना है। तो एक स्टेप और करते हैं, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा t, और 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, t/2 इज इक्वल टू, ये जो L/g है स्क्वायर रूट में, ये इस तरफ ही रह जाएगा L/g। तो हमने ऐसे करके क्या किया, 2 को उधर ले गए। अब स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। आप जानते हैं जब भी हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आप स्क्वायर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको समझा देता हूँ, डायरेक्ट कर लेते हैं। चलें, इस तरफ स्क्वायर होगा t स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और जब इस तरफ स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा L/g। अब क्योंकि हमने तो लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ को आप इधर रख लें, और ये जी जो है इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा जी टी स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर। तो हम जी के उधर ले गए, तो अब इसको तरतीब से लिख लें, यानी लेंथ हमारे पास इसका फॉर्मूला आया जी टी स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास
फॉर्मूला आ चुका है। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं कि इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हम लेंथ को फाइंड कर सकें। तो मैंने लिख लिया बाय पुटिंग वैल्यूज, तो लेंथ इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8 हमें दी गई है, ना भी देता तो हम जी की वैल्यू यही पुट कर सकते हैं। टाइम 2 सेकंड है, ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे और नीचे है 4 और पाई होता है 3.14, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अब एक काम कर सकते हैं, ये 4 से ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा तो ये कट जाएगा, ऊपर 9.8 लिख लें और नीचे जो है वो 3.14 का स्क्वायर ले लें जो कि होता है 9.8596। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये भी 4 और नीचे भी 4, तो ये आपस में कट गए तो ऊपर वाला और इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। तो स्टूडेंट देखिएगा लेंथ इज इक्वल टू, अब मैं एक काम करूंगा कि 9.8 डिवाइड बाई ये नीचे वाला, तो ये मेरे पास आता है 0.994 और लेंथ कट होता है मीटर। तो ये मीटर के अंदर आपके पास लेंथ आ चुकी है और आपकी बुक में ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। स्टूडेंट सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले आपको पता होना चाहिए सेंटी क्या होता है, 10 की पावर -2 होता है, प्रीफिक्स है। तो हमें 10 की पावर -2 चाहिए, तो हम इशारे को 2 हिंद से आगे ले जाएंगे। ये यहाँ पे है, ये 99 2 हिंद से आगे ले जाए तो ये बनेगा 99.4। तो अब इशारिया को 2 डिजिट्स 2 हिंद से आगे लेके गए तो 10 की पावर -2 आएगी, क्योंकि इशारिया आप इस तरफ ले गए हैं। ठीक है, राइट की तरफ, लेफ्ट वापस पीछे लेके जाए तो फिर 10 की पावर प्लस आती है, आगे लेके आए इशारिया तो 10 की पावर माइनस होती है, तो जितने हिंद से लेके आए उतने 10 की पावर आएगी 2 आई, तो 7 मीटर्स लगा दें। अब आप जानते हैं लेंथ इज इक्वल टू 99.4 और ये सेंटी होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि 10 की पावर -2 सेंटी, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो बनेगा 99.4, क्योंकि फिर आपको ये 3 हिंद से आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मिली 10 की पावर -3 होता है, तो 99.4 मिलीमीटर बनेगा, तो ये 99.4 सेंटीमीटर आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल थी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है और एज ए MCQ भी पूछा जा सकता है कि बताएं सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या होती है, तो आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। सेकंड पेंडुलम जो है उसकी लेंथ 0.994 मीटर्स 99.4 सेंटीमीटर्स होती है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखता है कि a 0.2 किलोग्राम mass is attached to a spring with a spring constant of 10 न्यूटन पर मीटर। यानी लेट कीजिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें हमने एक स्प्रिंग की एक साइड पे मैस m अटैच कर दिया, दूसरी साइड इस स्प्रिंग की हमने यहाँ पे सपोर्ट के साथ अटैच कर दी। अब यहाँ पे स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू और ये जो हमने स्प्रिंग के साथ मैस अटैच किया है इसके मैस की वैल्यू भी दी गई है। तो आइए पहले इन दोनों वैल्यूज को गिवन डाटा में लिख लेते हैं। तो मैंने हेडिंग दे रखी है ऑलरेडी गिवन डाटा की। तो मैस को m के साथ शो करेंगे, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.2 किलोग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी गई है, इसको k के साथ शो करेंगे 10 न्यूटन पर मीटर। अब स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो, लेट कीजिए 1500 हो, 2000 हो या इससे ज़्यादा हो, तो इसका मतलब वो स्प्रिंग हार्ड और मोटा स्प्रिंग है। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो, जिस तरह यहाँ पे दी गई है ये 10 है, थोड़ी सी वैल्यू है, तो इसका मतलब वो एक छोटा सॉफ्ट स्प्रिंग है। तो अब यहाँ पे देखो ये अभी रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पोजीशन को मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम देते हैं। तो लेट कीजिए मैं इसको O के साथ शो करता हूँ, ये इसकी इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन है। अब अगर हमने इसको मूव करवाना है तो उसको थोड़ा सा दूर ले जाकर छोड़ना पड़ेगा, थोड़े डिस्टेंस तक ले जाकर छोड़ना पड़ेगा ताकि ऑसिलेट करे। तो नेक्स्ट सेंटेंस में वो यही कहता है द मैस इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड। हमने ये जो मैस है इसको डिस्प्लेस करवाया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे रेस्ट पे है, और इसको कितनी दूर ले जाकर वो जो डिस्टेंस है उसको x0 के साथ शो करेंगे, वो उसने दिया है 0.1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को हम x0 के साथ शो करेंगे जो कि हमें 0.1 मीटर दिया गया है, इतनी दूर ले जाकर हम छोड़ेंगे। स्टूडेंट्स इसको x0 से इसलिए शो किया क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पे ले जाकर इसको छोड़ेंगे वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी।
तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसके साथ एक्स नॉट लगाया। ठीक है, तो अब उसके बाद वो लिखता है फाइंड, ए पार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करो जब डिस्टेंस इतना होगा, बी पार्ट में वेलोसिटी फाइंड करो जब डिस्टेंस इतना होगा। जैसे हम इसको छोड़ेंगे ना यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे लाकर, तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो लेट करें ये मूव करता करता लेट करें इस पॉइंट पे, इसको यहाँ पे लाके छोड़ा, यहाँ पे पहुंच गया। जब इसका मेन पोजीशन से सिर्फ इतना डिस्टेंस रह गया, तो उस डिस्टेंस पे ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 0.05 मीटर, इस डिस्टेंस पे इसकी एक्सेलरेशन और इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। देखिए मैंने टू फाइंड की हेडिंग दी, ए पार्ट में आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट डिस्टेंस, उसने खुद न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में दिया है कि 0.05 मीटर जब डिस्टेंस होगा तब जो एक्सेलरेशन ए है वो क्या होगा। और देखिए वेलोसिटी एट डिस्टेंस 0.05 मीटर पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स आइए ज़रा देखते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के फार्मूलाज। एक्सेलरेशन इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और वेलोसिटी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो इन दोनों फार्मूलाज में हमारे पास एक्स भी है, एक्स नॉट भी है, ये देखें एक्स नॉट भी है, एक्स भी है, लेकिन ओमेगा नहीं है। ओमेगा हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे गिवन डाटा में। इसका मतलब पहले हमें ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा और मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। अगर सिंपल पेंडुलम हो तो फिर ओमेगा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल, और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में इसको यूज भी किया। तो इसका मतलब पहले हम ओमेगा फाइंड करेंगे, जब ओमेगा आएगा तो यहाँ पे ओमेगा और एक्स जो है उसने यहाँ पे दिया वो पुट करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ओमेगा फाइंड कर लेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर और एक्स हमारे पास मौजूद है, तो हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने ओमेगा का फार्मूला लगाना है, तो मैं लिखता हूँ ओमेगा का फार्मूला मैंने लगा लिया। अब लिखते हैं इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो बाय पुटिंग वैल्यूज ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के, हमारे पास 10 है, जबकि ये देखें के 10 है, जबकि जो m है मैस वो 0.2 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, आप 10 को 0.2 पे डिवाइड कीजिए, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये मेरे पास आएगा 50। ठीक है, और 50 का अंडर रूट अगर लें, अगर ये 49 होता तो फिर तो सीधा सीधा 7 आ जाता, लेकिन ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लीजिए 7.07 आया। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, 7.07, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो ये हमने ओमेगा फाइंड कर लिया, ये उसने कहा नहीं था, लेकिन इसके बगैर हम उसकी कही हुई चीज़ें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल स्टेटमेंट, ये आपको पेपर में आएगी, अब आपने यहाँ पे ये वाला जो ए पार्ट की हेडिंग है, ए पार्ट, और ये इसके सामने लिखा हुआ, इसको यहाँ पे लिख लें। ए पार्ट में उसने लिखा है स्टेटमेंट में एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 0.05 मीटर, हेडिंग दे वी नो दैट एक्सेलरेशन फाइंड करना। एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज दर्ज करने से, कीमतें दर्ज करने से, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा हमारे पास ये है 7.07, ऊपर स्क्वायर लगाएं, और एक्स उसने खुद दिया हुआ है इसी बात में कि एक्सेलरेशन आपने इतने डिस्टेंस तक फाइंड करना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है 0.05। अब स्टूडेंट्स पहले तो हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे, तो माइनस इसका स्क्वायर क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर तो 50 ही आएगा। 0.05 कैसे 50 आएगा, क्योंकि ये 50 का अंडर रूट है। ठीक है, तो मतलब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 50 दोबारा आ जाएगा। जिस तरह लेट करें, अगर ये 49 का अंडर होता तो 7 आता, तो इसका मतलब उल्ट करें, 7 का फिर स्क्वायर लें तो फिर वही आ जाएगा, तो इसलिए ये 50 आएगा। तो a इज इक्वल टू, अब आप इस तरह कीजिए कि इसका स्क्वायर जो है वो 50 आएगा, और इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए 0.05 से, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, यहाँ पर माइनस वैसे ही लगा लें, 2.5, और आप जानते हैं एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 आई, और माइनस साइन जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यानी एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो यही है, ये माइनस इस वैल्यू को छोटा नहीं कर रहा, यानी ये -2.5 नहीं है, 2.5, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, वो इस वैल्यू का नहीं है, वो सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। जिस तरह +10 और -10, +10 बड़ी रकम, -10 छोटी रकम, ये माइनस जो है ये सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जबकि एक्सेलरेशन की असल वैल्यू 2.5 ही है। अब स्टूडेंट्स बी पार्ट देखिए, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट
कि वेलोसिटी एट x 0.05, तो इसको यहाँ पे लिख लें। वी नो दैट वेलोसिटी का फार्मूला मैं यहाँ पे फार्मूला यूजिंग में बता चुका हूँ। फार्मूला लगाएं, लिख लें बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओमेगा जो है वो है हमारे पास 7.07, और इसके बाद जो है यहाँ पे ये स्क्वायर रूट वैसे ही लगाएं। एक्स नॉट का स्क्वायर, स्टूडेंट्स एक्स नॉट देखिए ये दिया गया है 0.1, तो लिख लें 0.1 का स्क्वायर माइनस एक्स उसने खुद दिया हुआ है 0.05, इसका स्क्वायर लिख लें, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ये 7.07 आप वैसे ही लिख लें जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ओमेगा की जगह पे क्या लिखना है 7.07। और अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप 0.1 का स्क्वायर लीजिए, तो ये आएगा 0.01 आएगा, माइनस 0.05 का स्क्वायर लीजिए, तो ये आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आएगा। अब v यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 7.07 वैसे लिख लीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए, तो 0.01 में से माइनस कर दीजिए 2.5 10 की पावर -3, तो जैसे ही माइनस करेंगे ये आएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आएगा। तो v यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 7.07 वैसे लिख लीजिए, और इसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो आएगा 0.0866 आएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.0866 को मल्टीप्लाई कीजिए 7.07 से, तो ये आएगा 0.612, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो लीजिए हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर दी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया जिस तरीके से आपने इसको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम 3 की अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसको इजीली अब सॉल्व कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, और कहता है फाइंड इट्स वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। आइए स्टूडेंट्स, गिवन डाटा के अंदर हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमें दी गई है। तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.05 साइन इंटू 4t प्लस पाई बाय 3, तो ये हमें इक्वेशन उसने दी है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.03 मीटर, तो ये है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जिसको हम सिंपल x के साथ शो करेंगे 0.03 मीटर। यानी हमें इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट की दी गई और जो वैल्यू है वो भी डिस्प्लेसमेंट की दी गई। टू फाइंड की हेडिंग देते हैं, कहता है वेलोसिटी एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस। तो हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एट कितना डिस्प्लेसमेंट यानी x डिस्प्लेसमेंट 0.03 मीटर पे जो वेलोसिटी है ना ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी। तो वेलोसिटी को v के साथ शो कर दी, हमने कैलकुलेट करनी है। देन मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी को v के साथ नॉट लगाएंगे, ये हमने मालूम करना है। एम्पलीट्यूड, स्टूडेंट्स आप जानते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड के लिए हम x नॉट का सिंबल यूज़ करते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने जो चीज़ें फाइंड करनी है उनके सामने क्वेश्चन मार्क लगा लिए। आइए ज़रा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बड़ी ध्यान के साथ समझिएगा। द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, आप जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू x नॉट साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमने ड्राइव की हुई है इस चैप्टर के टॉपिक्स में। तो हमने यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख दी, एक इक्वेशन उसने दी है और एक इक्वेशन हमने लिख दी। ये एक मखसूस इक्वेशन है, ख़ास इक्वेशन है किसी एक पॉइंट के लिए, और ये किसी भी पॉइंट के लिए जनरल इक्वेशन है, दोनों डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब इस तरह करते हैं, जो उसने इक्वेशन दी हुई है ना उसको 1 का नाम दे लेते हैं, जो हमने बेसिकली यहाँ पे लिखी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है यहाँ पे। और जो जनरल इक्वेशन है
उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, तो लिखते हैं कि कंपेयरिंग। अब कंपेयर करना कैसे है, कंपेयर इक्वेशंस होती कब है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों को हम करेंगे कंपेयर। स्टूडेंट्स ध्यान के साथ देखिएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब कंपेयर इस तरह करना है कि साइन से पहले वाला साइन से पहले वाले के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें साइन से पहले x नॉट है, इसमें साइन से पहले 0.05 है। तो साइन से पहले x नॉट इज इक्वल टू साइन से पहले वाला साइन से पहले वाले के इक्वल, उधर साइन से पहले है 0.05 और ये x नॉट जो है इसका मीटर होगा। तो लीजिए हमने बेसिकली एम्पलीट्यूड को फाइंड कर दिया जस्ट कंपेयर करने से। तो एक चीज जो है वो कैलकुलेट होगी, दैट इज एम्पलीट्यूड। अब उसके बाद कंपेयरिंग इस तरह करते हैं, साइन तो बेसिकली ये जो t के साथ है ओमेगा, इधर t के साथ है 4, ये आपस में इक्वल है, यानी t से पहले वाला t से पहले वाले के इक्वल। तो इधर t से के साथ जो है वो ओमेगा है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं एंड और, यानी t से पहले ओमेगा इज इक्वल टू इधर t के साथ, यानी t से पहले क्या है 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओमेगा भी आ गया। ओमेगा हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी के फार्मूला में ओमेगा आता है, अभी हम इससे पिछली एग्जांपल में वेलोसिटी का फार्मूला यूज करके आए हैं। और ये प्लस के बाद वाला के इक्वल होता है फाई, तो फाई हमने यूज नहीं करना, इसलिए ये जो है कंपेयरिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज तो कैलकुलेट होगी। तो अब हम पता क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, जो मीन पोजीशन पे होती है, और एक है इंस्टेंटेनियस, यानी किसी डिस्टेंस पे जिस तरह उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने अब फाइंड करनी है, क्या चीज फाइंड करनी है कि वेलोसिटी एट कितने डिस्टेंस पे, 0.03 मीटर पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए हमने लिखा वेलोसिटी एट दिस, उसने पूछा भी है फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0.03 मीटर। तो आप जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो हम यूज करके आए हैं पिछली एग्जांपल में। v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करके हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज तो सिंपल ये बनेगा v इज इक्वल टू ओमेगा। अब देखें ओमेगा हमने कंपेयरिंग करके निकाल लिया था, ये 4 है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट, स्टूडेंट्स x नॉट ये देखें एम्पलीट्यूड है, ये आया 0.05, ऊपर स्केल लगाए माइनस x तो उसने खुद बताया, देखें यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस। तो वेलोसिटी किस डिस्टेंस पे फाइंड करनी है, वो x है 0.03, और ऊपर स्क्वायर लगा दें। तो v इज इक्वल टू 4 वैसे लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको हम कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे। तो 0.05 का स्क्वायर लें तो ये आता है 2.5 ज़रब 10 की पावर -3 माइनस 0.03 का अगर स्क्वायर लें तो ये आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों को मैंने लिख लिया, जो मुझे कैलकुलेटर पे आंसर मिला मैंने उसे ही लिख लिया। अब मैं इन दोनों को करता हूँ माइनस, यानी 2.5 10 की पावर -3 में से हम ये वाला माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। v इज इक्वल टू 4 वैसे लिख लें, इसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट तो ये आता है 0.04, और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये आता है 0.16। तो वेलोसिटी आ गई 0.16, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो जिस फासले पे उसने वेलोसिटी पूछी थी वो हमने फाइंड कर दी। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। उसने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, देखिए ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे लीजिए कि अब हमने एक तो आपने हेडिंग ये देनी है, ये वाले, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो ये आपने इसको हेडिंग के सूरत में लिख देना है। और अब हमने हेडिंग देनी है मैक्सिमम वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस तरह आता है वो भी बता देता हूँ। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, मेन पोजीशन पे, यानी मेन पोजीशन पे x 0, तो x को 0 पुट करेंगे ना तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा वैसे ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे तो 0 होती है,
जहाँ पे आप ला के छोड़ रहा है वहाँ पे तो रुका हुआ था। जैसे जैसे मेन पोजीशन की तरफ जाएगा वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी, और मेन पोजीशन पे मीन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x 0 होता है, x को 0 पुट करेंगे तो क्या, तो क्या बचा x नॉट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर भी कटा तो आया x नॉट। तो ये फार्मूला याद रख ले, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है। अब इसमें आप ये मैक्सिमम वेलोसिटी तो इसके साथ v नॉट लगेगा, ठीक है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए बाय पुटिंग वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम करते हैं, v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे 4 है, और x नॉट देखें, x नॉट हमने ये फाइंड किया है एम्पलीट्यूड 0.05 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें भाई, आप इस तरह करें 4 को मल्टीप्लाई करें 0.05 से, तो ये आता है 0.20 या 0.2 भी लिख सकते हैं, और मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 0.20 होगी, और जिस डिस्टेंस पे उसने पूछी है वहां पे ये होगी, और मीन पोजीशन पे निकालेंगे तो फिर ये होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे निकालेंगे फिर 0 होगी। तो स्टूडेंट्स उसने 3 चीजें पूछी थी, हमने वो तीनों फाइंड कर दी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एज अ रिजल्ट कि भाई रिजल्ट हमारे पास आ गया। पहले उसने वेलोसिटी पूछी है ना, क्या पूछी है, वेलोसिटी कितने डिस्टेंस पे, एट, ये देखें मैं इसी को लिख रहा हूँ, वेलोसिटी उसने पूछी है एट x इज इक्वल टू 0.03 मीटर। तो ये जो वेलोसिटी है ये आई हमारे पास, क्या क्या आई है देखें, 0.16 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी, तो लिखें यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल आई है कितनी, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आई 0.20 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद उसने एम्पलीट्यूड पूछा, तो लिख लीजिए कि एम्पलीट्यूड का जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे, एम्पलीट्यूड को आप x नॉट के साथ शो करते हैं, ये आया कितना 0.05 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये थी एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी। उम्मीद करता हूँ आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट को ध्यान के साथ समझिएगा। लिखता है कि अ मैस ऑफ 200 ग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसको मैं यहाँ पे बना के समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसकी यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग का एक सिरा अटैच कर दिया, जबकि स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है, जो दूसरी साइड है, उस पे हमने यहाँ पे मैस m अटैच कर दिया। और ये जो हमने मैस m अटैच किया है इसकी वैल्यू उसने दी है 200 ग्राम। तो स्टूडेंट्स हम गिवन डाटा में साथ साथ वैल्यू लिखते जाएंगे। गिवन डाटा की मैंने हेडिंग दे ली, मैस को m के साथ शो करते हैं जो कि है 200 ग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि मैस का जो SI यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो तो किलोग्राम होता है, तो हमने जो किलोग्राम वाली वैल्यू है वही पुट करनी होती है, वही यूज़ करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आप 1000 पे तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 0.2 किलोग्राम। इसके बाद कहता है अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड। भाई कितनी फोर्स अप्लाई की, 40 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स यानी इसको हम F के साथ शो करेंगे, ये उसने दी है 40 न्यूटन। अब ये फोर्स किस मकसद के लिए अप्लाई की है, तो आप जानते हैं कि अगर हमने इसको ऑसिलेट करवाना है, अभी ये अपनी मेन पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रुका हुआ है, तो अगर हमें इसको ऑसिलेट करवाना है तो हमें इसको फोर्स लगा के थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ना पड़ेगा। तो वो यही कहता है कि फोर्स लगाई आपने 40 न्यूटन एंड द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, और आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, यानी पहले ये यहाँ पे था मेन पोजीशन पे, इस स्प्रिंग को आप यहाँ से लेट करें यहाँ तक ले आए टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, यानी मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है जहां पर रुका हुआ था, वहां से आपने फोर्स लगाई और इसको कितनी दूर लेके गए, 10 सेंटीमीटर। तो ये उसने हमें डिस्टेंस दिया है, और ये डिस्टेंस x नॉट एम्पलीट्यूड कहलाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पे ले जाके हम छोड़ेंगे वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी। तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको x नॉट के साथ शो करेंगे, और इसकी वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख लें कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है,
तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो सेंटी को ख़त्म करने के लिए आप जो वैल्यू है यानी 10 उसको 100 पे डिवाइड करें, तो ये आएगा 0.1 मीटर। तो देखिए 3 वैल्यूज़ हमने लिख ली। मैस दिया गया था 200 ग्राम, मैंने वो लिख लिया। उसके बाद फोर्स दी गई 40 न्यूटन, वो लिख ली। और जो हमें मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं वो दिया गया, उसको भी लिख लिया। अब इसके बाद कहता है कि जब आप इसको इतनी दूर ले जाएंगे इतने डिस्टेंस तक, तो आफ्टर रिलीज आपने उसको छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ेंगे ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। और हम जानते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं टॉपिक्स में। तो आफ्टर रिलीज इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे ही आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। अब इसके बाद कहता है फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द मैस ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई आपने पहले नंबर पे क्या फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी इसकी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स देखें, टू फाइंड की हैविंग दी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को चलें आप ई के साथ शो कर ले, ई फॉर एनर्जी और नीचे छोटा सा टी लगा लेते हैं, टी फॉर टोटल। तो पहले नंबर पे हमें पता चल गया कि हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। इसके बाद कहता है ये देखें फाइंड्स द टोटल एनर्जी ऑफ द मास ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो हमने लिख लिया। इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 3 सेंटीमीटर, यानी जब इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरफ मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। तो जब ये 3 सेंटीमीटर के फासले पे होगा, मूव कर रहा होगा, तो तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 3 सेंटीमीटर। देखिए काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट ये 3 सेंटीमीटर होगा, तब आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप इसको भी कन्वर्ट करें। सेंटी क्या होता है 10 की पावर -2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 लिख लें या 0.03 मीटर लिख लें। यानी काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड तो करनी है। काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्स यानी एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट वो जब 3 सेंटीमीटर होगा या 0.03 मीटर होगा, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तब फाइंड करनी है। इसके बाद सेंटेंस है आल्सो फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। भाई आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब फाइंड करनी है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन हमें बहुत ज़्यादा काम देगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, लेकिन तब जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगी। अच्छा इसके बाद कहता है एंड इट्स एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो भाई आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, आपने उसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपके सामने सारा जो है स्टेटमेंट पढ़ी इस एग्जांपल की। इसमें हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, मैस दिया गया, फोर्स दी गई और ये एम्पलीट्यूड दिया गया। उसके बाद उसने यहाँ पे 4 चीज़ें पूछी हैं। उसने पूछा टोटल एनर्जी फाइंड कर दो, हमने लिख ली। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर दो व्हेन, और साथ ही कंडीशन भी दी, ये भी लिख ली। उसके बाद बोलता है फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर दो, ये हमने लिख लिया। और व्हेन कब, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमने सामने लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। और लास्ट पे कहता है एक्सेलरेशन फाइंड कर दो, तो ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, 1 2 3 ये 3 चीज़ें यहाँ पे, 1 2 3 4 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। देखें 4 चीज़ें मैंने लिख ली। अब स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान के साथ समझिएगा। पहली बात तो ये है कि आपने अगर इनमें से कुछ भी फाइंड करना है, ये जो 4 चीज़ें हैं, तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का होना ज़रूरी है। विदाउट स्प्रिंग कांस्टेंट आप प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 kx0 का, उसमें भी k आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, इसके फार्मूला में भी k यानी स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इसके फार्मूला में भी k आएगा। तो मतलब हमें पहले स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम हुक्स लॉ यूज़ करेंगे। देखिएगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ हमें ये कहता है, या सिंपल आप F इज इक्वल टू के एक्स जानते हैं ना, F इज इक्वल टू के एक्स, यानी जो आपने फोर्स अप्लाई की है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे के आएगा। तो ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे आपने x0 लगाना है, क्योंकि वो डिस्टेंस जहाँ पे आपने इसको ला के छोड़ा है उसको हमने x0 के साथ शो किया है, तो लिहाजा इसको मैंने x0 यहाँ पे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स k को साइड पे करें, k होगा f/x0। ठीक है, ये x0 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो मैंने तरतीब से लिख लिया, यानी f/x0 इज इक्वल टू k, ये ऐसे लिख ले। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज,
अब आपने बड़ी ध्यान के साथ समझते जाना, मैं आपको बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दूंगा, कहीं से भी डायरेक्ट नहीं करूंगा, ताकि आपको 100% समझ आए। फोर्स यह दी गई है 40 है, तो इसको 40 लिख लें, ओवर एक्स नॉट, ये देखें एक्स नॉट की वैल्यू ये दी गई है 0.1, तो इसको लिख लें। अब आप अगर 40 तकसीम 0.1 करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे, 1 मिनट, 40 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे तो ये आएगा 400, तो ये 400 आ गया। इसका क्या बनेगा, K इज इक्वल टू एफ फोर्स एक्स मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है, और इसका यूनिट एमसीक्यूज के लिए भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये आ गया K। अब हम चीज़ें बारी बारी फाइंड करते जाएंगे। पहले हमने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी, तो जो चीज़ हम फाइंड करेंगे ना उसकी साथ साथ हम हेडिंग देते जाएंगे, क्योंकि अगर एक चीज़ होती तो फिर तो और बात थी। अब अगर चीज़ें ज़्यादा फाइंड करनी है तो वो सारी मिक्स ना हो जाए, पता ना चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फाइंड करके ख़त्म की, कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, तो हेडिंग देते जाते हैं। टोटल एनर्जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, भाई हम लोग जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है भाई उसका फॉर्मूला जो होता है, देखिएगा टोटल एनर्जी को हमने ई से शो किया, साथ टी लगा दिया, तो ये इक्वल होती है 1/2 के एक्स नॉट का स्केयर, ठीक है। अब ये फार्मूला आप जो है टॉपिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो टोटल एनर्जी हम फाइंड करते हैं वहाँ पे जो कंजर्व रहती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन मिल जाएगी। बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, हमारे पास 400 आया, और एक्स नॉट का स्केयर, भाई एक्स नॉट तो 0.1 है, ये देखें एक्स नॉट क्या है 0.1 है। तो अब इस तरह करते हैं ई टी यानी टोटल एनर्जी, ये बनेगा यहाँ पे 200 बनेगा, ठीक है ना, 400 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 400 का हाफ 200, और 0.1 जो है इसका स्केयर आएगा 0.01। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो टोटल एनर्जी है ये हमारे पास सिंपल 2 आएगी, और साथ आप जाउल लिख दें तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ चुकी है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस बहुत आसान है। अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो भाई हमें साथ साथ हेडिंग्स भी देनी है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी अब हमने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट, उसने बोला है कि आप 3 सेंटीमीटर लिखें या 0.03 मीटर, जब डिस्प्लेसमेंट इतना होगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो फिर हमने उसी के लिहाज से हेडिंग दे ली है। देखिए लिखा भी हुआ है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला तो आपको फिर मैंने ड्राइव करवाया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये इक्वल होती है 1/2 के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। और इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बनेगा, बाय पुटिंग वैल्यूज लिख लीजिए, और देखिएगा मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, देखें अगर हमारे पास के ना होता तो हम टोटल एनर्जी भी फाइंड ना कर पाते, अगर के ना होता तो हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड ना कर पाते, तो इसलिए के उसने नहीं दिया और हमने यहाँ पे पहले उसको फाइंड किया। तो के हमारे पास आया 400। अब देखें एक्स नॉट स्क्वायर, स्टूडेंट्स एक्स नॉट जो है वो तो 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स क्या है 0.03 है, ऊपर स्क्वायर लगा ले, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये बनेगा 200 यानी 400 का हाफ, और इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर और इक्वल प्रेस कीजिए, बात ख़त्म। 9.1 ज़रब 10 की पावर -3 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 से, तो ये जो है हमारे पास आंसर आया 1.82, और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जाउल होता है। तो लीजिए हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर दी। अब हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी कंडीशन के मुताबिक उसने बोला है कि आप भाई पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। तो हम लिखते हैं कि अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने लगे हैं, लेकिन उसने कंडीशन दी है कि पोटेंशियल एनर्जी कब फाइंड करनी है, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए ये लिखा भी हुआ है
कि आप आल्सो फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आप देखिएगा कि हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करें तो ये टोटल एनर्जी का फार्मूला बनता है, ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे हिंट दें कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के। उसने खुद बोला कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल एनर्जी है जो इक्वल होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ पे ऐसे ही लिख लें, प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक की जगह पे इसकी ये जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो आप काइनेटिक एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी पुट कर लीजिए, क्योंकि उसने खुद बोला है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 2 दफा पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी को आप इधर रखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये है टोटल एनर्जी, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल आई टोटल एनर्जी ओवर 2। अब यहाँ पे आप हिंट दे लीजिए कि भाई हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है वो तो 2 जाउल आई है, ये देखें ये 2 जाउल है, तो टोटल एनर्जी जो है वो 2 जाउल, ओके, और नीचे भी 2 है, तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी ओवर 2, टोटल एनर्जी 2 जाउल, तो 2 से 2 कटा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई 1 जाउल। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर दी। अब लास्ट रह गया है एक्सेलरेशन, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर सॉल्व कर दो, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, तो बस ये वाइट बोर्ड से बाहर ना निकल जाए, इसका भी हमने इंतहाई ख्याल रखना है। एक्सेलरेशन की हेडिंग देते हैं कि भाई अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट एक्सट्रीम पोजीशन, इट्स एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन होता है k/m इंटू एक्स, ठीक है, ये फार्मूला था, लेकिन x के बजाय x0 लगाएंगे, तो ये है फार्मूला। ये फार्मूला आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम में इसको प्रूव करते हैं, ड्राइव करते हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो मैं लिखता हूँ कि बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, तो ध्यान के साथ समझिएगा। a इज इक्वल टू k की वैल्यू 400 है, ओवर मैस की वैल्यू 0.2 है, इंटू x0, और x0 हमारे पास देखिए 0.1 है, तो इसको मैं यहाँ पे 0.1 लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स इनको ज़रा सॉल्व करते हैं। 400 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.1 से, ये 40 आएगा, ठीक है, और नीचे 0.2 एक दफ़ा वैसे ही लिख लें, तो a इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.2 कर लीजिए, तो ये आएगा 200। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन करंट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लीजिए हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। तो ये है इस एग्जाम्पल का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन विद प्रॉपर हेडिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल अच्छे समझ आ गई होगी और अब आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 14 जो है उसके एग्जाम्पल्स हमने इस वीडियो में मुकम्मल कर लिए हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप उसे फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।